नमस्कार। कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है। संपत्ति को लेकर परिवार में अक्सर यह सवाल उठता है कि आखिर किसका कितना अधिकार है। बेटे और बेटी के अधिकार क्या समान हैं? पत्नी, माँ और अन्य उत्तराधिकारियों का हिस्सा कैसे तय होता है? और वसीयत न होने की स्थिति में कानून संपत्ति का बंटवारा किस आधार पर करता है? आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है हिंदू उत्तराधिकार कानून, संपत्ति में किसका कितना अधिकार। इस कार्यक्रम में हम समझेंगे कानूनी प्रावधान, बेटियों के अधिकार, पैतृक और स्व अर्जित संपत्ति का अंतर तथा संपत्ति विवाद से बचने के कानूनी उपाय। आज की हमारी कानूनी सलाहकार हैं श्रीमती श्रेया रावत। आइए आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। श्रेया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कानूनी सलाह में। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय को अपने इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसी बात से शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम क्या है और इसका क्या उद्देश्य है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा टॉपिक है जो जनरल पार्लेंस में हर एक पर्सन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी से जुड़े मुद्दे कई बार परिवार में विवादों की जड़ बन जाते हैं, इसलिए ये समझना कि हमारे अधिकार क्या हैं और इनसे कैसे निपटा जाए, इन केसेस से कैसे निपटा जाए, ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक हम बात करें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की, ये 1956 का अधिनियम है और ये हिंदू धर्म के लिए बनाया गया है। हमारे पास मोस्टली दो तरह के लॉज होते हैं। एक जो पर्सनल लॉज होते हैं, यानी किसी एक रिलीजन पे या किसी एक धर्म के लिए या किसी एक समुदाय पे लगने वाले, और दूसरी तरफ होते हैं ऐसे लॉज जो न्यूट्रल होते हैं, जो टेरिटोरियल होते हैं, जो सबके लिए लगते हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट सारे हिंदूज़ के लिए काम करता है और ना सिर्फ हिंदुओं के लिए, ये एक्ट बौद्ध, जैन और सिख के लिए भी काम करता है। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य ये है कि किस तरह से प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा अगर कोई पर्सन, कोई व्यक्ति बिना वसीयत बनाए उसकी मृत्यु हो जाती है। जनरली अगर कोई अपनी वसीयत बनाता है, वसीयत का मतलब ये हुआ कि अगर कोई अपनी मृत्यु से पहले यानी जीवित रहते हुए अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाए, इसको अपनी प्रॉपर्टी का निस्तारण कैसे होगा, वो अपनी इच्छा सहित अपनी इच्छा से लिख देता है, एक घोषणा कर देता है, तो उसे हम कहते हैं वसीयत। लेकिन अगर कोई वसीयत नहीं होती है, अगर कोई वसीयत नहीं होती है, जीवित रहते हुए नहीं बनाई है, तो मृतक के बाद कैसे उसकी प्रॉपर्टी का निस्तारण होगा, किस तरह से प्रॉपर्टी बटेगी, किस क्रम में प्रॉपर्टी बनेगी, कैसे कैसे उसके उत्तराधिकारी होंगे और कौन कौन उसके उत्तराधिकारी होंगे, ये सारा हमें ये एक्ट, ये अधिनियम के थ्रू पता चलता है। आपने वसीयत पे बात की मैम, तो वसीयत को भी अब हम जरा मुख्य रूप से समझना चाहेंगे कि ये किस तरह से बनाई जा सकती है, लिखित होती है, मौखिक होती है, इसमें किस तरह की बातें शामिल की जाती हैं। और कोई व्यक्ति अगर बिना वसीयत बनाए उसकी मृत्यु हो जाती है, जैसा कि आपने बताया भी, तो इसके लिए जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं? जी, सबसे पहले बिल्कुल सही बात है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि वसीयत क्या है। तो वसीयत एक तरह का घोषणा पत्र है, एक तरह की घोषणा है जो एक जीवित इंसान अपने रहते हुए अपनी इच्छा सहित कह देता है कि मैं ये प्रॉपर्टी इतनी इन लोगों को देना चाहता हूँ, आप निस्तारित कर देंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि वो आप अपने बच्चों को ही दें, ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी वाइफ को ही दें, ठीक है। ये एक डिपेंड करता है कि आप अपनी विल किसके फेवर में बनाएं। इसके लिए विल्स एक्ट यानी वसीयत के लिए एक अलग कानून है भारत में ऑलरेडी। उसके अलावा अगर कोई पर्सन, कोई व्यक्ति हिंदू है और अगर वो बिना वसीयत के उसकी डेथ हो जाती है, तो हम हिंदू उत्तराधिकार के नियम लगाएंगे। अगर उसने पहले ही अपनी विल बनाई है तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम तब काम नहीं करेगा। अब जैसे आपने पूछा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लेकिन काम कैसे करेगा जी। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में दो तरह की हम यहाँ पे कैटेगरी देखेंगे। सबसे पहले तो अगर पुरुष जो है, अगर पुरुष की मृत्यु हो जाती है, अगर कोई पुरुष है उसकी मृत्यु हो जाती है बिना वसीयत बनाए, तो प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होगी, तो प्रॉपर्टी का निस्तारण किस तरह से होगा, ये आपको मिलता है सेक्शन 8 में। सेक्शन 8 यानी कि धारा 8 में बता दिया गया है कि अगर किसी पुरुष की मृत्यु हो जाएगी बेवसीयत,
उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो 4 तरह की क्लासेस में उनकी प्रॉपर्टी बटेगी या 4 तरह की क्लासेस में उनकी प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी। क्लास 1 heirs यानी पहले क्लास के उत्तराधिकारी, दूसरे क्लास के उत्तराधिकारी और 2 और क्लासेस होती है जिसे हम एग्नेट्स और कॉग्नेट्स कहते हैं। सरल भाषा में से समझे तो 4 तरह की इसमें क्लासेस बनती हैं। ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ अगर हम देखें, अगर हम महिलाओं की बात करें तो स्थिति और थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लासेस तो बनाई गई, यहाँ पे क्लासेस तो बनाई गई है महिलाओं के लिए। कुछ लोग की लिस्ट दी गई है जिनमें कैसे प्रॉपर्टी का विस्तारण होगा, लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि महिलाओं के पक्ष में अगर हम महिलाओं की स्थिति में देखें तो वहाँ पे ये देखना ज़रूरी होता है कि सोर्स क्या है प्रॉपर्टी का, कहाँ से प्रॉपर्टी आ रही है। बिल्कुल, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी का सोर्स ससुराल पक्ष में होता है, यानी प्रॉपर्टी अगर मैट्रिमोनियल साइड से आई है और जो लिस्ट दी गई है ये सेक्शन 15 और सेक्शन 16 में दी जाती है महिलाओं के लिए लिस्ट। जनरल पार्लेंस में समझे तो एक लिस्ट है जिसमें मेनली हस्बैंड यानी पति, सन, बेटा, डॉटर, बेटी, मेनली ये रहते हैं। कुछ और लोगों की भी लिस्ट है। अगर आपको उस लिस्ट में कोई लोग नहीं मिलते हैं, महिलाओं के केस में अगर उस लिस्ट में कोई लोग नहीं मिलते हैं, तब जाके आप सोचेंगे कि प्रॉपर्टी किस में डिवॉल्व होगी, अब प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी। तो उसके लिए कानून ने ये आंसर दिया है कि ये देखा जाएगा कि प्रॉपर्टी आई कहाँ से। अगर प्रॉपर्टी मैट्रिमोनियल होम यानी कि ससुराल पक्ष से आई है तो प्रॉपर्टी को ससुराल पक्ष में ही दिया जाएगा, यानी कि जो फादर इन लॉ होंगे, ससुर होंगे या पति होंगे, उनके हेयर्स में प्रॉपर्टी चली जाएगी, उनके उत्तराधिकारियों को प्रॉपर्टी मिल जाएगी। जबकि दूसरी तरफ अगर मायके की तरफ से ये प्रॉपर्टी आई है, अगर इसका सोर्स मायका है, तो वहाँ पे लड़की के जो पिता हैं उनके जितने भी हेयर्स हैं, उनके जो उत्तराधिकारी हैं, उनकी तरफ से जितने उत्तराधिकारियों की लिस्ट है उनमें ये प्रॉपर्टी डिवॉल्व हो जाएगी। इस तरह से ये काम करता है। अगर हम विधवा महिलाओं की बात करते हैं, उनके पति की मृत्यु हो गई है, तो ऐसे में उन्हें क्या कानूनी अधिकार प्राप्त हैं और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम उनके लिए किस तरह से कार्य करेगा? अब इसमें 2 तरह की सिचुएशन आती है। पहले तो ये हमें ये समझना पड़ेगा कि 2 तरह की यहाँ पे प्रॉपर्टी रहेगी। एक प्रॉपर्टी रहती है स्वअर्जित प्रॉपर्टी, एक दूसरी प्रॉपर्टी रहती है कोपर्सनरी प्रॉपर्टी, या जिसे हम कहेंगे पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति यानी जो दादा टाइम से चल रही है, एक पुरानी संपत्ति है आपके घर की। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में वो प्रॉपर्टी होती है। तो अगर जहाँ तक हम विधवाओं की बात करें, अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, एक हिंदू जॉइंट फैमिली में जो प्रॉपर्टी है, उसमें ये देखा जाएगा कि उसके हस्बैंड का हिस्सा कितना था, यानी मृतक का हिस्सा कितना था। अगर मृतक का हिस्सा जिस हिसाब से था उस हिसाब से विडो को वो हिस्सा मिलेगा। लेकिन अगर बात रहे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी यानी स्वयं अर्जित संपत्ति की, अगर मृतक की स्वयं अर्जित संपत्ति है तो पूरी तरह से उसकी विधवा को वो पूरा शेयर मिलेगा। डिपेंड करेगा कि किस तरह से कोपार्टनर, किस तरह से प्रॉपर्टी जाएगी, सेम उत्तराधिकारियों की लिस्ट रहेगी। तो बिल्कुल विधवाओं का हिस्सा है उसमें। बेटे और बेटी की बात करते हैं, हिंदू बेटा और बेटी, तो क्या आपकी दृष्टि में जो ये एक्ट है उन्हें समान अधिकार देता है? हाँ बिल्कुल, ये बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है यहाँ पे। पहले 2005 से पहले, जब से ये एक्ट वैसे 1956 का है, 2005 से पहले स्थिति ये थी कि कोपर्सनरी या जो पैतृक संपत्ति है उसमें महिलाओं का हिस्सा नहीं था। महिलाओं को उसमें हिस्सा नहीं मिलता था, बेटियों को नहीं मिलता था, बेटों को उसमें अधिकार था। लेकिन 2005 के संशोधन के बाद से एक कोपर्सनर बना दिया गया है बेटी को भी, यानी बेटी का भी बाय बर्थ राइट दे दिया गया है। बेटियों को भी इसमें कोपर्सनल राइट है बिल्कुल पूरी तरह से। अब हम कह सकते हैं कि आफ्टर 2005 के बाद दोनों की स्थिति फिलहाल तो सामान्य हो गई है। जी, आप विधि विशेषज्ञ हैं, तो ऐसे में आपने क्या देखा और क्या आपको लगता है कि जो संशोधन हुआ है, जिसकी अभी बात भी कर रहे हैं हम 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में, तो इसमें क्या प्रमुख बदलाव आपको देखने को मिले हैं इस एक्ट में? सबसे जो इम्पॉर्टेंट बदलाव था, सबसे महत्वपूर्ण बदलाव, वो तो था आपका सेक्शन 6 में। सेक्शन 6 में जहाँ बात ही होती है पैतृक संपत्ति के कौन कौन हकदार होंगे, उसमें सबसे बड़ा चेंज हुआ है। सेक्शन 6 सबसे बड़ा बदलाव था और इसी में बेटियों को भी हिस्सा दिया गया। हाँ, लेकिन एक बात यहाँ पे देखने वाली ये है कि क्योंकि नया संशोधन आया तो पार्लियामेंट ने एक नया संशोधन दिया तो बहुत सारे सवाल खड़े हुए। उनमें से एक सवाल बड़ा ये था कि 2005 से पहले की स्थिति का क्या।
9 सितंबर 2005 में ये संशोधन आया था, लेकिन उससे पहले की स्थिति का क्या अगर कोई महिला है जिनके पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई है तो क्या उन्हें भी अधिकार मिलना चाहिए, या फिर सिर्फ उनके लिए है जिसने 2005 के बाद ही जिनके पिता की मृत्यु हुई है? बिल्कुल। तो ये सवाल आया कोर्ट में। एक बहुत फेमस जजमेंट है इसमें, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियर किया। 2020 का ये जजमेंट था, नाम है विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा। इस केस में क्लियर करा गया कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि पिता की मृत्यु 2005 के पहले हुई या बाद हुई, ये दोनों पे ही एप्लीकेबल है। यानी कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है। और कोर्ट ने साथ में ये भी कहा, ये स्टेटमेंट भी आया कोर्ट का, कि बेटी उतनी ही है अपने मायके की और उसको भी पूरा राइट है अपने मायके पक्ष की प्रॉपर्टी में। बिल्कुल, उसे भी समान अधिकार प्राप्त है। अगर हम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की बात करें तो आपने जैसे कि बताया कि संशोधन के बाद में ये चीज़ें और भी मजबूत हुई हैं और इसमें कई कड़े बदलाव किए गए हैं जो बेटे और बेटी दोनों के लिए काफ़ी प्रभावी हैं। जब बेटी की शादी हो जाती है तो ऐसे में उसका क्या अपनी जहाँ से वो है, जैसे कि अभी बात भी चल रही थी, तो उसका अपनी पैतृक संपत्ति में कितना अधिकार रहता है? बेटी चाहे अविवाहित हो चाहे विवाहित हो, उसका स्टेटस सेम रहने वाला है कोपार्सनीय प्रॉपर्टी में। ये बात को कोर्ट क्लियर कर रहा है। विनीता शर्मा के ही केस में कोर्ट ने क्लियर ये कहा है कि ये बाय बर्थ एक राइट है। बाय बर्थ राइट होने का मतलब ये है कि क्योंकि आप उस घर के हैं, इसीलिए आपका राइट हमेशा उस पैतृक संपत्ति में रहने वाला है और इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने शादी करी या नहीं। तो लड़की का जो वैवाहिक स्टेटस है वो चेंज नहीं करता है उसकी सिचुएशन, उसे पूरा उस पर राइट रहेगा। इनफैक्ट जिन लोगों को ये लगता है कि शायद उनके पास राइट नहीं होगा, देखिए सामाजिक स्थिति तो बिल्कुल कई बार बहुत अलग हो जाती है, लेकिन जहाँ तक हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का देखना है तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे केसेस उनके सामने आते हैं, जिनमें से एक केस है अरुणाचल गोंडर केस, जो 2022 का ही इनफैक्ट बहुत रीसेंट केस है। और उन्होंने इस बारे में एक बात और क्लियर करी, 1956 का एक्ट चाहे पहले था चाहे नहीं था, उससे पहले की प्रॉपर्टी हो या चाहे उससे पहले पिता की मृत्यु हुई हो, 1956 यानी हमने एक्ट को ही पूरे मेन ओरिजिनल एक्ट पे ही उन्होंने आंसर दे दिया कि 1956 से पहले भी अगर पिता की मृत्यु हुई हो तो पिता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी यानी स्वअर्जित प्रॉपर्टी पर बेटी का हिस्सा रहेगा, ना कि किसी दूर के भांजे भतीजे का। क्योंकि इस केस के फैक्ट्स ही थोड़े ऐसे थे और कोर्ट को ये बात क्लियर करनी पड़ी। तो हम देख सकते हैं कि कोर्ट ने और संसद ने, कोर्ट ने और लेजिस्लेचर ने मिलकर कितनी स्ट्रांग करी है महिलाओं की स्थिति। बिल्कुल, पैतृक और स्वअर्जित संपत्ति, ये बार बार जिक्र हो रहा है इन चीज़ों का, तो हम चाहते हैं कि आप इसको उदाहरण सहित और इसे जरा हमारे दर्शकों के सामने साफ तौर पर रखें कि पैतृक और स्वअर्जित संपत्ति में क्या मुख्य अंतर है। पैतृक संपत्ति दरअसल एक बहुत जनरल वर्ड मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। अगर हम इसे कानून की भाषा में देखें तो उसे कोपार्सनरी प्रॉपर्टी या सहदायिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। और सहदायिक प्रॉपर्टी जो होती है वो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू जॉइंट फैमिली की मिलके जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम कहते हैं सहदायिक प्रॉपर्टी। दूसरी तरफ हम बात करते हैं स्वअर्जित प्रॉपर्टी। तो स्वअर्जित प्रॉपर्टी वो होती है जो आपने अपनी कमाई से या आपको पर्सनली किसी ने गिफ्ट करी है, आपको पर्सनली किसी ने सेल करी है और आपने खरीदी है अपनी कमाई से, उसको हम कहते हैं स्वअर्जित प्रॉपर्टी। और इन दोनों में डिफरेंस करना, इन दोनों में अंतर करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि पूरा केस ही चेंज हो जाता है, पूरी बात ही चेंज हो जाती है और पूरे कानून चेंज हो जाता है जब इन दोनों का जिक्र आता है। तो बिल्कुल, कोई व्यक्ति अपनी या जो पिता है वो अपनी स्वअर्जित संपत्ति को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत क्या किसी को भी दे सकता है, या प्रॉपर्टी का जो संपत्ति का विभाजन है वो इस एक्ट के अंतर्गत उसके अपने ही जो कानूनी जो उसके समकक्ष लोग हैं उन्हीं में ही होगा, या वो अपनी जो स्वअर्जित संपत्ति उसे किसी को भी दे सकता है? ये एक बहुत ही एक प्रमुख प्रश्न है आज के समय में। जी, इसमें आपको दो स्थिति मैं बताती हूँ। पहली बात, अगर हम बात करें हिंदू सक्सेशन एक्ट की, अगर हम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तरह से बात कर रहे हैं तो स्वअर्जित प्रॉपर्टी या स्वअर्जित संपत्ति की अगर हम बात करें, पिता को पूरा हक होता है, एक व्यक्ति को पूरा हक है कि वो स्वअर्जित प्रॉपर्टी अगर उसको नहीं मिल रही है अपने बच्चों से केयर, तो वो पूरी स्वअर्जित प्रॉपर्टी को 100% प्रॉपर्टी को वो किसी और को भी दान में दे सकते हैं।
जी। इसमें कोई भी बच्चा, कोई भी उनके बच्चे नहीं क्लेम कर सकते उस प्रॉपर्टी को कि जी हम तो आपके यहाँ पैदा हुए हैं तो हमारा इस पे राइट बनता है। नहीं, ये जो है ये सिर्फ पैतृक प्रॉपर्टी पे आप राइट ले सकते हैं। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है आपकी जो स्वअर्जित प्रॉपर्टी, उस पर एक पर्सन का, एक व्यक्ति का पूरा अधिकार होता है कि वो उसे पूरा विल बना के, ऑफ कोर्स ये हम बात कर रहे हैं विल की, अगर हम वसीयत में सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की पूरी वसीयत बना के 100% प्रॉपर्टी किसी को भी दी जा सकती है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बच्चे को दें। बिल्कुल। अगर जो बेटी है वो अपने संपत्ति के कानूनी अधिकार को छोड़ना चाहती है और वो नहीं चाहती कि न दे, तो इसके लिए क्या किसी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा? उसके लिए क्या प्रावधान है, ये आप जरा बताएं। जी बिल्कुल, अगर आप सशक्त हैं, अगर आप कर सकते हैं, अच्छी बात है। अगर आप फाइनेंशियली इतना सशक्त हैं, अगर महिलाएं इतना सशक्त हैं कि वो सोचती हैं कि हमें अपना राइट नहीं चाहिए है, हम इसे छोड़ सकते हैं और हमें इस प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है, तो वो ईजिली इसको छोड़ सकती हैं। और इसके लिए जो राइट होता है इसे हम कहते हैं रेलिंक्विशमेंट। कानूनी भाषा में इसे रेलिंक्विशमेंट या अधिकार त्याग कहा जाता है जी। तो इसके लिए आप रेलिंक्विशमेंट फॉर्म भर के आप पूरी तरह से अपनी प्रॉपर्टी को रेलिंक्विश कर सकते हैं। यानी हम एक तरह से अपना राइट ख़त्म कर रहे हैं कि हमें उस प्रॉपर्टी में कोई नहीं राइट चाहिए। लेकिन ओरल हमेशा एक्सेप्टेड हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, रिटर्न ज़रूर ये होना चाहिए। बहुत अच्छी बात। बिल्कुल, क्योंकि अगर ओरली अगर हम कह देते कि नहीं मुझे प्रॉपर्टी राइट नहीं चाहिए, तो कल के दिन क्या नए लीगल इश्यूज हैं आपको नहीं पता। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि एक रेलिंक्विशमेंट फॉर्म ज़रूर बिल्कुल वो फिल करें और रिलिंक्विश करें अपना राइट पूरी तरह से। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी है कि ये जो काम है ये स्वेच्छा से होना चाहिए, किसी फ्रॉड के तहत नहीं होना चाहिए, ये ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी बात यहाँ पे एक परेशानी है, एक उलझन है कि सामाजिक तौर पे चाहे हम कितना भी कानून में बोल लें, पर एक सामाजिक तौर पे धारणा जो बनी हुई है कि भाई आप प्रॉपर्टी में अगर हिस्सा मांग रहे हो अपने मायके की प्रॉपर्टी में, तो वो बड़ा इशू बन जाता है कि मतलब ये तो नहीं होना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पे फिर सोचने वाली बात है कि अगर कानून हमें दे रहा है तो हम इस राइट को हम लें या नहीं लें। तो ज़रूरी ये है कि अगर रेलिंक्विश भी कर रहे हैं तो अपनी स्वेच्छा से करें, किसी के दबाव में आके ना करें। और होता है महिलाएं कई बार इस भावनात्मक सोच में भी रहती हैं कि भाई से क्यों इस बारे में बहस करना या जो भी है। ये तो विभिन्न सामाजिक एक पहलू है जिस तरह से उन्हें आगे कार्य करना चाहिए। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि मनस्थिति जो है वो साफ होनी चाहिए और बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी दबाव के उसमें वो अगर अपना हिस्सा छोड़ना चाहती हैं संपत्ति में, तो फिर उसमें कोई कानूनी दिक्कत या परेशानी नहीं है। अब हम बात करते हैं उत्तराधिकारी को अपनी संपत्ति का हिस्सा नहीं मिलता है और काफ़ी ऐसे समस्याएं आ जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे वो अपना हिस्सा पाने में असफल रहता है। तो ऐसे में उसके लिए क्या कानूनी प्रक्रिया है जिससे वो अपने हिस्से को ले सकता है संपत्ति के? अगर उत्तराधिकार में परेशानी आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि घर में विवाद बढ़ रहे हैं, इसमें दो तरीके हैं इसमें सुलझाने के। पहली बात तो आता है फैमिली सेटलमेंट और दूसरा आता है सिविल सूट। तो फैमिली सेटलमेंट का मतलब ये है कि आपसी विवाद को हम क्या करें, आपस में बैठ के फैमिली सुलझा लें और एक फैमिली सेटलमेंट डीड बना ले, जिससे कि आप तय कर दें, आप कॉन्ट्रैक्ट कर दें पूरे लीगली, आप एक तरह से अपने आप को बाउंड कर दें, आप अपने आप को लीगली बांध दें, कानूनी तरीके से बांध दें कि जी मेरा इतना हिस्सा होगा। आपने फैमिली सेटलमेंट डीड कर दी। मैं तो ये कहूँगी कि सबसे अच्छा तरीका यही है ना। थोड़ा वाद विवाद इससे कम होंगे, पहली बात। दूसरी बात, मुझे लगता है कि कोर्ट कचहरी का जो ये पूरा चक्कर है, एक लंबी प्रक्रिया है, ये हम सभी को पता है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है, बहुत लंबी प्रक्रिया रहती है। तो उससे बचने के लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप फैमिली सेटलमेंट डीड की तरफ जाएं। उससे परिवार में वाद विवाद भी थोड़े कम होंगे और आप इजीली इसे सेटल कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको कोर्ट का ही सहारा लेना पड़े तो आप डाल सकते हैं एक सिविल सूट जी। अब सिविल सूट में भी दो बातें आती हैं। कोर्ट का पहला काम होता है कि वो आपको, आपकी फैमिली को इस पूरे पचड़े में, इस पूरे कानूनी पचड़े में फंसने से बचाए।
तो कोर्ट आपको कई बार मीडिएशन के लिए भेजती है। मीडिएशन मतलब मध्यस्थता के लिए आपको भेजती है। कोशिश करते हैं कि आपको एक वकील के साथ बैठा के आपका प्रॉब्लम सुलझा लिया जाए, ये कोर्ट की तरफ से होता है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि मीडिएशन से बात हल हो जाए। अगर इन दोनों ही बातों से हल नहीं हो रहे आपका विवाद, तो लास्ट में आता है आपका सिविल सूट। अगर सिविल सूट जो है, फिर आपका जो सिविल सूट है वो आपको एक तरफ मीडिएशन की तरफ ले जा रहा है, और दूसरा सिविल सूट है जो सिविल सूट का जो दूसरा पहलू है, अगर बात नहीं समझ रही है मीडिएशन से, तो फुल फ्लेजेड एक पूरा सिविल सूट, पूरा एक सिविल केस इसमें चलेगा, जिसमें विटनेसेस रहेंगे, पूरा एक सिविल केस चलने वाला है। अब उसमें किस तरह के आप सूट डाल सकते हैं? अलग अलग सूट हो सकते हैं। पार्टीशन सूट हो सकता है, यानी बंटवारे का, बिल्कुल प्रॉपर्टी के बंटवारे का सूट, पार्टीशन सूट हो सकता है। अगर आपको लगता है कि भाई आपको घर से बाहर कर रहे हैं, जगह हथियाली है, तो क्या करेंगे? इंजंक्शन सूट डालेंगे, यानी स्टे लगाएंगे। ठीक है, इंजंक्शन सूट डाल सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे सूट होते हैं, जो पोजेशन सूट डलता है, इंजंक्शन सूट डलता है, तो ऐसे सूट का भी सहारा लिया जा सकता है। सिर्फ पार्टीशन सूट ही नहीं, ये सब सूट्स भी इसमें डलते हैं। तो एक लंबी प्रक्रिया है, पर मैं फिर भी ये कहना चाहूँगी कि कोशिश करें कि फैमिली सेटलमेंट डीड की तरफ जाएँ। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि अदालत के अलावा जो भी रास्ते हैं वो अपनाने चाहिए। तो ऐसे में जो पारिवारिक संपत्ति के विवाद हैं, उसमें अदालत तो कराती है मध्यस्थता, लेकिन ऐसे में हम क्या अलग से भी कुछ अलग रास्ते हैं जहां पर जाकर के अपने परिवार के जो संपत्ति विवाद है उसका निस्तारण कर सकते हैं हम? आप एक यहाँ पे एक वर्ड आता है आर्बिट्रेशन, मुझे उसका हिंदी नहीं पता जी। ठीक है, एक यहाँ पे एक शब्द है आर्बिट्रेशन। अगर परिवार में पहले से ही एक अग्रीमेंट है कि हम जो भी आपका प्रॉपर्टी का वाद विवाद होगा, हम किस तरह से हम इसे ले जाएंगे आर्बिट्रेशन कोर्ट में, अगर पहले से एग्रीमेंट है तो आप आर्बिट्रेशन कोर्ट में जा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप कंसिलिएशन करवा सकते हैं। अगर आप आर्बिट्रेशन में नहीं जाना चाहते तो आप कंसिलिएशन के लिए बोल सकते हैं। तो ये भी एक वाद विवाद सुलझाने का तरीका है। ये सब एक ही कैटेगरी के हैं। जी। संपत्ति विवाद में अपने अधिकार को साबित करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी होते हैं? देखिए, दस्तावेज ये पूरी तरह से निर्भर करता है कि आपके केस के क्या फैक्ट्स हैं, आपके केस में एक्चुअली में क्या लगना है। लेकिन जो एक ऐसा जो डॉक्यूमेंट है जो यूज़ होता ही है, वो है मृतक का डेथ सर्टिफिकेट, क्योंकि आपको पहले डेथ प्रूव करनी पड़ेगी। तो अगर प्रॉपर्टी का बंटवारा होना है, या प्रॉपर्टी में अगर हिस्सा चाहिए है, अगर प्रॉपर्टी का निस्तारण होना है, तो सबसे पहले प्रूव ही करना पड़ेगा मृतक का डेथ सर्टिफिकेट दिखा के। उसके अलावा एक फैमिली ट्री या पेडिग्री जो होता है, फैमिली पेडिग्री होता है, उसके लिए भी एक डॉक्यूमेंट बनता है। सौतेला कोई संतान है, सौतेली संतान है, इस पर अगर हम बातचीत करें, क्योंकि उत्तराधिकार अधिनियम में ये बहुत स्पष्ट रूप से, और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकती हैं, तो सौतेली जो संतान है उसके अधिकार किस तरह के रहते हैं? क्या उसके अधिकार प्रभावित होते हैं या वो समान रूप से इस पर लागू होते हैं? अडॉप्टेड सन डॉटर जो भी हो, बेटा बेटी जो भी अडॉप्टेड हो, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में उसे पूरे राइट्स दिए गए हैं, बिल्कुल एक अपनी संतान की तरह ही। इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग केस अब हमारे उत्तराखंड यूसीसी में बन जाता है, जिसने ना सिर्फ अडॉप्टेड सन या अडॉप्टेड डॉटर, बल्कि लिव इन रिलेशनशिप से पैदा होने वाले संतानों को भी ये राइट दे दिए हैं कि आप अपने पिता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में भी हिस्सा मांग सकते हो। जी। यूसीसी जब से उत्तराखंड में लागू हुआ है, तो ऐसे में जो उत्तराधिकार अधिनियम के विभिन्न प्रकार के जो कानून हैं, उनमें आप किस तरह के बदलाव देखते हैं इस एक्ट को बनने से? बिल्कुल, हमारे अब उत्तराखंड में जब से यूसीसी का कानून आया है, तो एक तो सबसे पहली बात समान नागरिक संहिता जो बनाई गई, उसका सबसे पहला पॉइंट ही ये है कि वो अब सब धर्मों के लिए सेम है। यानी आपके पर्सनल लॉज यहाँ ख़त्म हो जाते हैं। अब हिंदू, मुस्लिम या कोई भी अलग धर्म के लिए, किसी भी और धर्म के लिए आपको अलग अलग लॉज में जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, हमारे पास समान नागरिक संहिता है, मतलब सबके लिए एक कानून लागू हो रहा है। और उसी में इन्होंने अब विल्स यानी कि वसीयत के लिए कुछ अलग कानून, और बेवसीयत अगर कोई मृत होता है तो उसके लिए जो अलग कानून था अभी तक, विल्स एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट, उन सबको कंबाइन करके एक पर्टिकुलर एक्ट में इन्होंने डाल दिया है आपके समान नागरिक संहिता में। सबसे अच्छी बात जो समान नागरिक संहिता में हुई वो ये 2-4 चीज़ें इसमें बहुत अच्छी हुई है, उनमें से कुछ मैं मेंशन करना चाहूँगी। हिंदू सक्सेशन एक्ट या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में
4 क्लासेस जैसे मैंने आपको बताया हुआ करती थी। अगर पुरुष से रिलेटेड, अगर पुरुष कोई पुरुष है, उसकी संपत्ति को निस्तारण होना है, क्लास 1 एयर में यानी कि पहली क्लास में, यानी पहली क्लास जिसको देखा जाता है कि यहाँ पे लोग होने चाहिए, तब जाके हम इन्हें प्रॉपर्टी देंगे। यानी पहले जो उत्तराधिकारी होते हैं, क्लास 1 के उत्तराधिकारी, उसमें पिता को प्रॉपर्टी नहीं दी जाती थी। ये अपने आप में कानूनी, जो जितने भी लोग थे जो कानून से जुड़े हुए थे, अपने आप में हर बार ये सवाल पूछा करते थे कि ऐसा क्यों है कि पिता को हिस्सा नहीं दिया गया। सबसे बहुत ज़्यादा अनफेयर था ये। यूसीसी में इस चीज़ को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। यूसीसी में क्लास 1 एयर में सबसे पहले पिता को भी डाला गया है। तो एक तो इन्होंने बहुत बड़ा ये काम किया है। यूसीसी जो समान नागरिक संहिता है, उसने ये सुलझाया। दूसरा, समान नागरिक संहिता का जो सबसे सराहनीय काम है वो ये है कि अब समान नागरिक संहिता में सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में दोनों में इन्होंने अंतर करना कर दिया है बंद। अब इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जी, मतलब बहुत अच्छी बात है जी। बिल्कुल। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अब अगर पिता चाहे, यानी अब अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी, चाहे वो कोपार्सनरी से रिलेटेड हो, आपकी पैतृक संपत्ति हो या चाहे स्वअर्जित संपत्ति हो, पूरी तरह से 100% किसी और के थर्ड पार्टी के नाम भी कर सकते हैं। बच्चे आके कभी ये नहीं बोल सकते कि हम तो आपके यहाँ पैदा हुए हैं, हमारा राइट है यहाँ पे। तो इससे सबसे बड़ी जो सुविधा मिली है वो मिली है बुजुर्गों को, उन बुजुर्गों को जिनके बच्चे कई बार प्रताड़ित करते थे अपने पेरेंट्स को प्रॉपर्टी के लालच में। तो एक तरह से समान नागरिक संहिता ने एक बहुत बड़ी लाठी दे दी है बुजुर्गों के हाथों में भी, और ये प्रॉब्लम जो थोड़ी बहुत हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी एग्जिस्ट भी कर रही हैं, उनको सुलझा दिया है। बिल्कुल। और संरक्षित करने की दिशा में जो एक कदम है, बहुत ही सराहनीय है। बिल्कुल। आप विधि विशेषज्ञ हैं श्रेया जी, तो ऐसे में संपत्ति के विवाद से बचने के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण कानूनी सावधानियां हर व्यक्ति को अपनानी चाहिए? संपत्ति के विवाद से बचने के लिए तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि आप इस बात पे तो श्योर हो जाइए और इस बात को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करिए। ये सबके लिए है कि आप इस बात को एक्सेप्ट करें सामाजिक तौर से भी कि ये कानून ने हिस्सा दे दिया है, कानून ने हिस्सा दिया है महिलाओं को भी, जिनको भी कानून ने हिस्सा दिया है उनके, आप पहली बात उनको आप एक्सेप्ट करें। दूसरी बात, अगर अब प्रोटेक्शन आपको इस तरह का रखना है तो आप पहले से कोई एक डीड बना सकते हैं, एग्रीमेंट रख सकते हैं आर्बिट्रेशन का, कि इन केस कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग आर्बिट्रेशन में पहले जाएं, ताकि पहले से ही हम मुद्दा सुलझा लें, इससे पहले कि हम कोर्ट में जाएं। वो एक अच्छा प्रोटेक्शन रहेगा कानूनी। और तीसरी बात मैं ये कहूँगी कि अगर आपको रिलिंक्विश करनी है प्रॉपर्टी, स्वेच्छा से भी कोई रिलिंक्विश कर रहा है तो बिल्कुल उसे करें, ताकि आगे कोई भी, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई भी सवाल रह ही ना जाए। जी श्रेया जी, इस विषय को ध्यान में रखते हुए आप क्या संदेश, मैसेज हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे अंत में? मैं बस ये मैसेज देना चाहती हूँ कि देखिए, कानून ने सिर्फ एक रास्ता बनाया है और हम लोगों को उस रास्ते पे चलना है। अब कानून ने अपनी स्थिति बहुत क्लियर कर दी है, हर तरह से बहुत क्लियर कर दी है, अपने पर्पस के साथ में क्लियर कर दी है, लेकिन अब इस पे चलना हमें है और इसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का पार्ट हम लोगों ने बनाना है। हमें इसे सामाजिक तौर पे इस बारे में, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें सामाजिक तौर पे इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि बेटियों का भी प्रॉपर्टी पे उतना ही अधिकार है जितना बेटों का है। इसे पूरी तरह से एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें इसी चीज़ पे। कानून ने सिर्फ एक रास्ता बनाया है, हमें उसे अपनी निजी जीवन में उतारना भी है। जी श्रेया जी, आप कार्यक्रम में शामिल हुई और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आपने हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आज की चर्चा से यह स्पष्ट है कि संपत्ति के अधिकार केवल पारिवारिक परंपराओं से नहीं बल्कि कानून के प्रावधानों से तय होते हैं। बेटी हो या बेटा, पत्नी हो या अन्य कानूनी उत्तराधिकारी, अपने अधिकारों और उनकी कानूनी प्रक्रिया की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।